यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये। अब अगर मैं बात करूं, जबकि यूपीएससी ने क्वेश्चन का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया है कि आप यूपीएससी के उस माइंड को समझें जिस माइंड से वो क्वेश्चन को सेट करता है, और फिर उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने माइंड को तैयार करें कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये आपने कर लिया तो फिर जो ये यूपीएससी प्रीलिम्स का हवा है, ये जो डर बना हुआ है आपके अंदर, ये इसका जड़ कटना शुरू हो जाएगा। एक बार जड़ उखाड़ के फेंक दिया तो बात बन जाएगी। ऊपर के पत्तों को झाड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कितने लंबे टाइम तक भी ये करते रहेंगे तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। ये जो टारगेट क्लास हमने शुरू की है, इसका मेन पर्पस यही है कि आपको यूपीएससी के माइंड से अवेयर कराना, कि आप अपने माइंड को उस अनुसार फिर ढाल सकें, मैच कर सकें उसको। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब चूंकि पैटर्न चेंज हो गया, और अगर आपको 2024 प्रीलिम्स क्रैक करना है तो 2023 प्रीलिम्स जो हुआ है उसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनके नेचर को मैंने आपसे कहा है कि 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप भी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। एक सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ डबल वाले, कुछ ट्रिपल वाले, और कुछ 4 एंड मोर। तो एक एक करके हम हर तरह के क्वेश्चंस के नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी उस पर कैसे पूछता है और आप उसे कैसे टैकल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं, और अब आइए देखते हैं एक नेक्स्ट तरह के स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को जो यूपीएससी पूछता है, और आप उनसे कैसे निपटेंगे। सेट डी पर मैं बात कर रहा हूँ। सेट डी मेरे पास है। आपके पास जो भी सेट हो आप उसमें या तो ढूंढ लें, या बेहतर होगा कि इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं तो और भी बेहतर होगी। और आज जिस क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 19 और 20 ये दोनों जो है सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए इनसे कैसे निपटेंगे, जरा देख लें। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि अगर आपके पास इसका नॉलेज है तब तो आप सॉल्व कर लीजिए नॉलेज के बेस पर। लेकिन मैं जिस स्किल की बात करूंगा वो ये कि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तब भी आप आंसर तक बिल्कुल 100% पिच परफेक्ट कैसे पहुंचेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जानते हुए गलत हो जाता है। तो जानते हुए गलत ना हो, कॉन्फिडेंस आ जाए सॉल्व करने में, कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन को मिटा सके, उस स्किल के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं पहले इसको पढ़ूं कि एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कभी कभी जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं एपोस्ट्रोफिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड दे दिया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन पर हमने कुछ शुरू में बात की थी, बीटा वोल्बाचिया मेथड। तो कुछ कभी कभी ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे कोई भी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही होती कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो वैसे में जो रूल मैंने बताई थी आपको याद है क्या, कि एक खास वर्ड के लिए खास आंसर। एक पर्टिकुलर वर्ड है उसका आंसर भी पर्टिकुलर होगा, और वो कैसे होगा वो हम बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ इसी तरीके के ब्रैकेट्स में ऐसे वर्ड आते हैं जिनसे कुछ मीनिंग निकल रही होती है, बाहर कुछ मीनिंग आ रही होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिस स्किल का आपको प्रयोग करना है वो ये कि उसके मीनिंग को आप क्रैक करने की कोशिश कीजिए कि वो कह क्या रहा है। उसके सब वो जो वर्ड है उसमें क्या मीनिंग छुपी हुई है, और फिर उस मीनिंग को एग्जैक्टली ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो आपको एग्जैक्टली मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी इसी पैटर्न पे सेट करता है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस बेस पर। जैसे ये वर्ड है एरियल मेटाजिनोमिक्स। एरियल शब्द से कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है,
ये आपने अक्सर सुना होगा। एरियल एयर से संबंधित होता है। तो चलिए, एरियल से ये तो पकड़ में आ गया कि एयर से संबंधित है। दूसरा क्या है? मेटा जीनोमिक्स। जीनोम आपने कई बार सुना होगा। जीनोम, ये जीनोम जो है इसके हम बने हुए हैं, या जो भी जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो जीनोम के ही बने हुए होते हैं। आप अंश या कुछ इस तरह के एटम्स कह सकते हैं इसको। यूं कहिए कि हम जिन टिश्यूज के बने हुए हैं उनको जीनोम कहते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं। तो जीनोम के हम बने हुए हैं। लेकिन ये और क्या है? जीनोमिक्स जैसे होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आप इसको अलग अलग तरीके से क्रैक करने की कोशिश कीजिए इसके मीनिंग को। तो ये है जीनोमिक्स, मतलब जीनोम का शास्त्र। लेकिन क्या है? मेटा जीनोमिक्स। तो ये मेटा क्या है? आपने सुना होगा कि फेसबुक के जो ओनर हैं जकरबर्ग, उन्होंने मेटावर्स शुरू किया था। तो मेटा जो है एक बड़ा फॉर्म होता है कि एक मेटा में सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इंक्लूड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा ब्रैकेट है तो उसमें छोटे ब्रैकेट्स आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा जीनोम का शास्त्र है जो कुछ बड़ा है, बड़े चीज को अति कर रहा है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन ढूंढना है वो ऐसा कि वो एयर से संबंधित हो, और जो एयर और सबसे बड़ा चीज को दर्शा रहा होगा, सबसे बड़ा जीनोमिक्स को दर्शा रहा होगा, वो आपका आंसर होगा। ये मीनिंग हमने क्रैक कर लिया। अब आइए जरा आंसर ढूंढने की कोशिश करें। पहला, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। क्या करना है? डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करना है। कहां से? फ्रॉम एयर। तो एयर से संबंधित तो है, एक चीज तो मिल गया। इन अ हैबिटेट, एक हैबिटेट में। हैबिटेट क्या होता है? जहां पे हम रहते हैं, एक एनवायरनमेंट समझ लीजिए। एक इन खास एनवायरनमेंट की बात हो तो एक खास हैबिटेट में एयर से जो है डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करना है एट वन गो, एक ही बार में कलेक्ट कर लेगा। एक ये है। अब आइए देखते हैं कि इससे बड़ा भी कोई है क्या। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पेसीज ऑफ ए हैबिटेट। क्या कह रहा है? समझना किस चीज को? जेनेटिक मेकअप की, किस तरह का जीन्स है किसका? एवियन स्पेसीज ऑफ अ हैबिटेट, मतलब एक हैबिटेट में जो एवियन स्पेसीज हैं। एवियन स्पेसीज मतलब उड़ने वाले पक्षी, आप समझ लीजिए। तो एक हैबिट के सिर्फ पक्षियों का जो जेनेटिक मेकअप है उसको समझने की बात कर रहा है। और एक हैबिटेट में तो कई चीजें रहते हैं, कई जानवर, कई पक्षियां। लेकिन ये सिर्फ पक्षियों की बात कर रहा है। और इससे ऊपर वाले की बात करें तो ये हैबिटेट में जितने भी चीजें सबकी बात कर रहा था। तो इससे तो ये छोटा लग रहा है। तो इन दोनों में बात करें तो ये तो छोटा है। तो एयर की तो बात चलिए हमें मिल गई कि, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने की बात कर, मैं क्या कह रहा था? एयर किससे संबंधित, तो ये उसके बदले में एवियन स्पेसी की बात कर रहा है। तो आपको कंफ्यूज भी कर रहा है। खैर, फिर भी आप अगर कंफ्यूज हो भी जाए तो एवियन को एयर समझ लें, एक तरीके से मान भी लेते हैं। इससे तो ये छोटा है ना, दूसरे मीनिंग को तो क्रैक नहीं कर रहा है। तो ये तो नहीं होगा। सी, यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। एयरबॉर्न डिवाइसेस का यूज करना है। चलिए, एयर की बात तो हो गई, एरियल की बात तो हो गई। उसके बाद टू कलेक्ट ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना है फ्रॉम मूविंग एनिमल। ये सिर्फ मूविंग एनिमल की बात कर रहा है। और जो चुपचाप बैठे हुए जानवर, वो एक हैबिटेट में तो कई चीजें होती हैं, चलते हुए जानवर, रुके हुए जानवर, पक्षियां भी होती हैं। तो ये सिर्फ मूविंग एनिमल की बात कर रहा है। पक्षियों को हटा दिया, जो बैठे हुए उन एनिमल को हटा दिया, सिर्फ मूविंग एनिमल की बात कर रहा है। तो ये तो दूसरे से भी छोटा है। तो ये भी गया। डी, सेंडिंग ड्रोन्स टू inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies। क्या कह रहा है? कि हम ड्रोन को भेजेंगे। तो ड्रोन से चलिए एरियल वाली बात तो आ गई कि ड्रोन हवा में उड़ के चीजों को देख, टू इनएक्सेसिबल एरिया, जहां पे लोग पहुंच नहीं सकते। और कलेक्ट क्या करना है वहां पर? प्लांट एंड एनिमल सैंपल, जानवरों का और पेड़ पौधों का सैंपल। यहां पे पक्षियों को छोड़ दिया गया।
फ्रॉम लैंड सरफेसेज एंड वाटर बॉडीज, जो लैंड पे प्लांट और एनिमल होंगे उनके, और जो वाटर में होंगे वो उनके। एयर वाले बात को छोड़ दिया गया है, एयर में जो स्पेसीज होंगे उनको छोड़ दिया गया है। तो देखिए ये जो है डी वाला, ये बी से तो बड़ा लग रहा है कि बी से तो भाई इसमें प्लांट को भी लिया गया है, एनिमल को भी लिया गया, लैंड और वाटर दोनों की चीज़ों को लिया गया है, तो बी से तो बड़ा लग रहा है। लेकिन अगर ए से कंपेयर करें तो यहाँ पूरे हैबिटेट में जितने चीज़ें उन सब की बात की जा रही है, और वो भी एक ही बार में। और ये हैबिटेट में सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा है, पक्षियों को छोड़ दिया प्लस एयर स्पेसी को छोड़ दिया, तो उसके मुकाबले ये छोटा है। तो आप देखेंगे कि एरियल एलिमेंट तो सब में मिला, लेकिन ये मेटाजिनोमिक्स एलिमेंट जो है, ये मेटा वाला पोर्शन जो है, ये मिला छोटे छोटे तौर पर, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, मेटा ढूंढना है, सबसे बड़ा जो होगा। तो हमारा आंसर निकल के ये आ गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जिनमें जो वर्ड दिए गएंगे उनसे कुछ मीनिंग निकल कर रहा था, तो आप उस मीनिंग को क्रैक करने की कोशिश करें अलग अलग तरीके से, और फिर उस बेस पर आंसर ढूंढें। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर होता क्या है कि हम घबरा जाते हैं, ये वर्ड तो कभी सुना ही नहीं, और ये ऐसे ही वर्ड यूपीएससी पूछता है जो कभी सुना नहीं। लेकिन अगर इसे क्रैक करने की स्किल आप में आ गई, तो फिर चीज़ें जो है वो ये एरियल की तरह ही हवा जैसा हल्का हो जाएगा, और हम जो है उड़ उड़कर अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, और आगे क्वेश्चंस को समझना है, गहराई से समझना है, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो है इसके छक्के छुड़ाए जा सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।